ईवीएस का क्लास देखेंगे। और ईवीएस और साइंस मैंने दोनों आपसे प्रॉमिस किया है, मैथ, ईवीएस और साइंस तीनों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और मैथ में 1 to 5 लेसन क्लास 6 का मैंने कवर करवा दिया है। उसके क्वेश्चंस भी दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको आपको सॉल्व भी कर लिया होगा। आज ईवीएस का मेरा फर्स्ट क्लास है और क्लास 3 से लेकर 5 तक, 3 to 5 ये तीन जो 3, 4, 5 है, इस क्लास से ईवीएस आता है। उसके बाद 6, 7, 8 जो होता है वो साइंस होता है। तो पहले हम ईवीएस को कवर करवाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट्स हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी सारे कलेक्शन को लेकर हम आए। आज 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं और बड़े मजेदार और इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं इसमें। और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन के साथ साथ में बेसिक भी वहां पर जहां पर जरूरत लगेगा उस बेसिक को भी मैं क्लियर करवाती हुई चलूंगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा जानवर जल और थल दोनों में रह सकता है? देखिए, जल और थल का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। जल में रहने वाले प्राणी अलग होते हैं और थल में रहने वाले प्राणी अलग होते हैं। अगर जल की बात करते हैं तो जैसे मछली होता है वो जल में रहने वाले प्राणी, और अगर हम थल की बात करते हैं तो जैसे बकरी हो गए, गाय हो गई, ये सब थल में रहने वाले प्राणी। लेकिन दोनों में रहने वाले प्राणी जो होते हैं वो इनमें से कौन सा है? तो बिल्कुल इजीली आप जवाब दे सकते हैं, मछली, गिलहरी, कुत्ता, मेढक। तो आप अच्छे से जानते हैं मेढक इसका राइट आंसर होगा। मेढक जल और थल दोनों में रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया की दवा बनाने के लिए किस पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिए, किस पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया की दवा सिंकोना, कौन से पौधे, कौन से पेड़ से? सिंकोना के पेड़ के छाल से बनाई जाती है। इस पर भी कंसंट्रेट करें, किससे? छाल से। कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि सिंकोना पेड़ के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो उसे ऑप्शंस दे देगा, पत्ता दे देगा, उसके बाद फूल दे देगा, फल दे देगा और फिर छाल दे देगा। तो ध्यान रखना है कि छाल से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश जल किस रूप में पाया जाता है? देखिए, वैसे तो जल सभी भागों में, जल 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा? ठोस, गैस, तरल। ठोस का मतलब क्या होगा? अगर बर्फ के रूप में आप देख रहे हैं जल को तो वो ठोस है। गैस के रूप में भी आप देखते होंगे कि जैसे अगर आप खाना बनाने के लिए पहले अगर किसी बर्तन को चढ़ाएं और पानी गर्म होता है तो उससे वेपर बनने लगता है, तो वो वाष्प या गैस कहलाता है। तो गैस के रूप में भी जल पाया जाता है। तरल, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, तो तरल के रूप में भी पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अधिकांश जल, सबसे ज्यादा मात्रा में जल किस अवस्था में पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तरल। तरल के रूप में पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, निम्न में से भूमिगत जल का स्रोत क्या है? निम्न में से भूमिगत जल का स्रोत क्या है? भूमिगत जल किसे कहते हैं? जिस जल को पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है वो भूमिगत जल होता है। तो इसमें से कौन सा भूमिगत जल होगा? आसानी से आप बता सकते हैं, नदी, सागर, तालाब, ट्यूबवेल। तो कौन सा हो जाएगा? ट्यूबवेल इज द राइट आंसर, डी नंबर। जितने एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ईवीएस और साइंस के क्वेश्चन है उसको कंप्लीट में लेकर आऊंगा, कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और हर क्वेश्चन का मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको। उसके साथ साथ जहां पर जरूरत लगेगी, इंपॉर्टेंस होगा, वहां पर बेसिक में बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने दूसरे टीचरों में। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सक्षमता परीक्षा मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि मेरा अनुभव, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन मेरा अनुभव अभी तक कंपटीशन लाइन में बहुत ज्यादा हो चुका है। कई कंपटीशनों को फेस किया, क्रैक किया है, तो मजा आया है और बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला है। वो सारा चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं कि एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल एक शेयर कर रहा हूँ। आप भी टीचर हैं, आई एम ऑल्सो ए टीचर। तो हम क्या कर रहे हैं? बस शेयर कर रहे हैं, आपकी जो भूली हुई चीजें हैं उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि सबके सबको ये सारी चीजें मिल पाए, प्रोवाइड हो पाए। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, हमारी कोई फीस नहीं है। आपका व्यूज, आपका लाइक, आपका कमेंट, यही हमारी फीस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्न में से शुद्ध जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से शुद्ध जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वर्षा, समुद्र,
कुआं, नदी। तो इनमें से प्राकृतिक स्रोत शुद्ध जल का क्या है? तो बिल्कुल आप जानते हैं कि वर्षा ही एकमात्र स्रोत है जो शुद्ध रूप में, जल सबसे शुद्ध अवस्था में वर्षा के रूप में ही हमें प्राप्त होती है, और ये प्राकृतिक स्रोत भी है। बाकी किसी भी, अगर आप समुद्र की बात करें, कुआं की बात करें, नदी की बात करें, तो ये प्योरिटी उसमें नहीं होती है जो वर्षा के जल में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, पृथ्वी पर जल किस रूप में पाया जाता है? अब आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जल किस अवस्था में पाया जाता है? वाष्प अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, बर्फ अवस्था में पाया जाता है, या सभी हो गए? देखिए, अभी हम बताएं कि जल को हम वाष्प के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, तरल के रूप में भी यूज करते हैं, बर्फ के रूप में भी देखने के लिए मिलता है। तो पृथ्वी में जल किस अवस्था में पाया जाएगा? सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पृथ्वी पर जल हमको प्राप्त होता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? 97%, 82%, 65%, 71%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के 71% भाग में जल पाया जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि पृथ्वी के कितने भाग में जल पाया जाता है, तो 3/4। कभी कभी ये पूछ देता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है, तो 71%। कभी ये पूछ सकता है कि कितने भाग में, तो 3/4 भाग में जल पाया जाता है। मतलब 4 भाग में 3 भाग क्या है? जल से ढकी हुई है हमारी पृथ्वी। अच्छा, अगर हम जल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जल 2 प्रकार का होता है। एक होता है लवणीय जल, ठीक है, और एक क्या होता है? अलवणीय जल। अगर हम लवणीय जल की बात करें तो लवणीय जल की मात्रा पृथ्वी में कितनी है? लवणीय जल की मात्रा बहुत अधिक है, 97% अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं कि 97% लवणीय जल है, और अलवणीय जल कितना है? तो 3% अलवणीय जल है। अच्छा, लवणीय जल कहां पाया जाता है? तो लवणीय जल समुद्रों में कहां पाया जाता है? लवणीय जल अधिकतर क्या समुद्र में ही पाया जाता है, और ये इस्तेमाल के लायक नहीं होता है क्योंकि इसमें ये क्या होता है? खारा जल होता है, इसमें नमक की मात्रा अत्यधिक होती है, अर्थात सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये लवणीय जल होता है, और इसलिए इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम अलवणीय जल की बात करें तो अलवणीय जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, तालाबों में, है ना। इसके अलावा जो भूमिगत जल होता है, ये सब क्या पाया जाता है? अलवणीय जल की श्रेणी में आता है, और लवणीय जल समुद्रों में पाया जाने वाला जल वो लवणीय जल की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस विधि द्वारा जल को शुद्ध कर सकते हैं? जल को शुद्ध करने की कई विधियां होती हैं। यहां पर दिया हुआ है छानकर, भंडारण करके, उबाल करके, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अगर हम जल की शुद्धता की बात करते हैं तो जल सबसे ज्यादा, जैसे प्यूरिफाइड वाटर अगर आप लेते हैं तो वो भी क्या होता है? प्यूरिफाइड पूरी तरह से 100% नहीं होता है, लेकिन एक ही अवस्था है जिसमें 100% शुद्ध हमें जल प्राप्त हो सकता है, और वो कौन सी विधि होती है? उबाल के। अगर जल को हम 100 डिग्री अगर जल को हम उबाल दें, गर्म कर दें, तो वो उबलने के बाद क्या हो जाएगा? शुद्ध जल की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से शुद्ध पानी के लिए कौन सा सही है? शुद्ध पानी स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, सभी। अर्थात यहां पर कहने का मतलब यह है कि शुद्ध पानी किस अवस्था में पाया जाता है? तो कैसा होता है? क्या स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है? बिल्कुल, ये तीनों ही अवस्था में पाया जाएगा, तीनों ही उसकी क्वालिटी रहेगी तभी वो शुद्ध होगा। स्वादहीन पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, आप सुनते होंगे। रंगहीन, उसमें कोई रंग नहीं होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो उसका कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन, पानी में कोई गंध भी नहीं होता है, कोई स्मेल भी नहीं होता है। अगर पानी कहीं पर गड्ढे वगैरह में जमा हो जाता है तो वो पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, किसी कारण गंध आता है, तो गंधहीन इसका मतलब हो क्या? पानी क्या हो गया? खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो गंधहीन मतलब जो शुद्ध पानी होता है उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होगा। तो तीनों ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
निम्न में से शुद्ध पानी कौन सा सही है? तो सभी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑफियोलॉजी या एंटोमोलॉजी? तो देखिए इसमें वन बाय वन आप देखिए। अगर हम डेंड्रोलॉजी की बात करते हैं तो डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं? वृक्ष के अध्ययन। जहां पर वृक्ष का अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, जो भी बेसिक चीजें हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें जो जो जिसमें जरूरत है उसकी बेसिक चीजें बता रहे हैं, उसको भी आप क्लियर करते हुए चलिएगा। अच्छा, ऑर्निथोलॉजी की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? जहां पर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी जहां पर सरीसृप मतलब सांपों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है। और एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? जहां पर कीड़ों का अध्ययन कहलाता है, अर्थात राइट आंसर कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कीटाहारी या मांसाहारी पौधा है? मतलब कीटाहारी भी उसे कह सकते हैं और या मांसाहारी भी कह सकते हैं। तो आप सुने होंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी कैसे होते हैं? उन किस टाइप के होते हैं? जैसे कीड़े आकर बैठते हैं, उसको क्या करते हैं? वो क्लोज कर लेते हैं, उसको बंद कर लेते हैं उंगलियों को, और बंद करने के बाद क्या होता है? उसको जो चीज चाहिए उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके फिर ओपन करके उसका काम निकल गया, काम खत्म हो गया। अब कीड़ा वहां पर क्या होता है? मर जाता है, कीड़ा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? घटपर्णी, ड्रोरा, बेनस, सभी। तो एक बात जान लीजिए कि मांसाहारी पौधा ये तीनों ही है। घटपर्णी भी मांसाहारी है, ड्रोरा भी मांसाहारी है, वेनस भी मांसाहारी है, अर्थात इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सभी होगा। अब यहां पर देखिए घटपर्णी जो होता है ये अगर आप बात करें तो ये हमारे देश में पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ड्रोरा और वेनस हमारे देश में नहीं पाया जाता, लेकिन ये भी मतलब मांसाहारी या कीटाहारी पौधे कहलाते हैं। और अगर घटपर्णी की बात करते हैं तो घटपर्णी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम याद रखना है। नेफ्निथीज क्या कहा जाता है? नेफ्निथीज के नाम से भी घटपर्णी को जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये घटपर्णी पौधे ये सारे जो हैं ये किस प्रकार के कीड़े मकोड़े को खाते हैं तो वो भी जरा देख लें। ये देखिए कीड़ा तो खाते ही, कीड़ा के साथ साथ क्या मेढक भी खा जाते हैं, और मेढक के साथ साथ हैरान करने वाली बात है कि चूहे भी ये खा जाते हैं। चूहे को भी ये खाने की क्षमता रखते हैं। और इसके साथ साथ अच्छा, ये कोई भी जो कीड़ा होता है भैया क्यों आएगा इस पौधे के सामने, क्यों आएगा? तो ये एक प्रकार का इसमें क्या होता है? गंध होता है। क्या होता है? गंध होता है। और उस गंध के कारण क्या होते हैं? जो जानवर होते हैं वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं या मेढक होता है या चूहा होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट होकर वो उसके पास चला जाता है, जिसका वो भरपूर फायदा होता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये भी आता है कि ये जो पौधे होते हैं वो क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? तो देखिए इसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि इनको किसकी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। किसकी? नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और नाइट्रोजन बाकी जितने पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन की प्राप्ति कहां से करते हैं? तो वो जमीन के अंदर से मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस उतना नहीं जाएंगे, मिट्टी के अंदर से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इनको मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, और उसी नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? ये इन कीड़े मकोड़े का शिकार करते हैं। तो वेल इतना ध्यान रखिए जो चीजें हम बताए। अच्छा, निम्न में से कौन से कीटाहारी? समझ में आ गया कि तीनों है। अच्छा, घटपर्णी पौधा भारत के किस स्थान पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घटपर्णी पौधा भारत के किस स्थान पर पाया जाता है? असम, उड़ीसा, नागालैंड या मेघालय? तो घटपर्णी पौधा भारत के मेघालय में पाया जाता है। मेघालय नामक स्थान पर घटपर्णी पौधा पाया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे ये किस लिए मतलब शिकार करते हैं? तो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। नाइट्रोजन की प्राप्ति जिसे पोषक तत्व आप कह सकते हैं, पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन सभी पेड़ पौधों को चाहिए, लेकिन इनको नहीं मिल पाता है मिट्टी से, जिस वजह से क्या करते हैं? इन कीड़े मकोड़े से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्न में से
सही चयन करें। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक है क्या भैया? ये वृक्ष है और उसके बारे में 4 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें से कौन कौन सा सही है इसका हमको चयन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा भी गया है। पहला है ऑप्शन, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो 10 फीट लंबा होता है। दूसरा है, इसकी जड़ें भूमि पर 300 फीट गहरी होती है। तीसरा है, इस वृक्ष के तने जल को एकत्र करते हैं। और चौथा है, यह वृक्ष भारत में पाया जाता है। देखिए, पहले ऑप्शंस की अगर बात करें कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो 10 फीट लंबा होता है, बिल्कुल सही है। ये एक वृक्ष है और इसकी लंबाई 10 फुट होती है, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा है, इसकी जड़ें भूमि पर 300 फीट गहरी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इन इस पेड़ की अगर जड़ों की बात करें तो ये जड़ तब तक भूमि के अंदर बढ़ते रहता है, वृद्धि करते रहता है, जब तक ये जल की तलाश न करे। तो 300 फीट तक ये जा सकता है और वहां से जल को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और जल को प्राप्त करके फिर तीसरा ऑप्शन से इस वृक्ष के तने जल को एकत्र करते, बिल्कुल सही है। वो जल को प्राप्त करके जड़ों के माध्यम से जल को वो तनों में लाता है और तनों में जाकर स्टोर कर लेता है। उसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है। और हैरान करने वाली बात है कि जब जल की कमी हो जाती है जिन जगहों पर, वैसे तो अगर जल की जैसे गर्मी के दिनों में अगर हम कमी की बात करें, अगर कमी हो जाती है तो उस सिचुएशन पर लोग इसके तनों में पाइप डालकर उससे जल प्राप्त करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और चौथा है, ये वृक्ष भारत में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये वृक्ष भारत में नहीं पाया जाता है, बल्कि कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिए, ये कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो A, B, C इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। A, B और C तीनों सही है। कथन चौथा जो है वो आपका गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अच्छा, 14 नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन करें। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन करें। खेजड़ी वृक्ष बहुत मशहूर है और ये अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। अभी हाल में जो बीपीएससी टीआरई हुआ उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन खेजड़ी से पूछा गया था। अब देखिए, ये कुछ बहुत विख्यात भी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें, इसका जो डिटेल्स है उसको जान लें। खेजड़ी एक गांव का, एक स्थान का नाम है। ये राजस्थान के जोधपुर जगह में पाया जाता है। 1731 ईस्वी में, कब? 1731 ईस्वी में एक महिला थी, ठीक है, और उस महिला का नाम क्या था? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। इस महिला ने इन वृक्षों की जब कटाई हो रही थी तो कटाई उस वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई 363 महिलाओं के साथ, कितनी? 363 महिलाओं के साथ इन्होंने बलिदान दिया था इन वृक्षों को बचाने के लिए। इसलिए खेजड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक गांव का नाम है जो राजस्थान के जोधपुर इलाके में पाया जाता है, जोधपुर में पाया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई। यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा था कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किसने आंदोलन चलाया था? तो अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 1731 ईस्वी में आंदोलन चलाया गया। अब इसकी मुख्य बातों को जरा देख लेते हैं। पहला, इसमें कथन क्या है? यह मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। दूसरा है, इसके फलों को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है, इसके वृद्धि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इसके छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो देखते हैं कि इस कथन में कौन कौन सा राइट आंसर है। यह मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। दूसरा है, इसके फलों की सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया था। हाँ, इसमें जो फल होते हैं उन फलों को सब्जी के रूप में वहां के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इसके वृद्धि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये कतई गलत है।
इसके वृद्धि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। जो नॉर्मल पेड़ पौधों को चाहिए इतने ही पानी की आवश्यकता इसके वृक्षों को भी होती है। अगला है इसके छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, खेजड़ी वृक्ष के छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो ए, बी एंड डी इज द राइट आंसर। तो ए, बी, डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, किस पेड़ की छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है? तो औषधि के रूप में किस पेड़ की? पीपल, रेगिस्तानी और खेजड़ी, बरगद। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि खेजड़ी की छाल का प्रयोग इसमें औषधि के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरी मिर्च हमारे देश में कहाँ के व्यापारी द्वारा लाया गया? हरी मिर्च हमारे देश में जो प्रसिद्ध है, हम आजकल अभी के डेट में बिना मिर्च के कोई भी जो भोजन होता है वो स्वादहीन हो जाता है। मिर्च तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो हरी मिर्च हमारे देश में कहां से आया, कहां से प्राप्त हुआ? अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो हरी मिर्च कहां से? दक्षिण अमेरिका से प्राप्त किया गया था। सबसे पहले हमारे देश में दक्षिण अमेरिका के द्वारा हरी मिर्च को लाया गया। अगला प्रश्न है, गोभी और मटर कहां से आया? ठीक है, तो गोभी और मटर कहां से आया था? यूरोप से, अफ्रीका से, चीन से, इंग्लैंड से, कहां से आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोभी और मटर यूरोप के द्वारा हमारे देश में लाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सोयाबीन कहां से आया था? तो सोयाबीन इंग्लैंड से, पुर्तगाल से, डच से या चीन से? तो सोयाबीन को हमारे देश में कहां से लाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चीन से सोयाबीन को हमारे देश में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? दिए हुए में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, गाजर, चुकंदर, अदरक। जड़ नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। जड़ नहीं है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी अदरक जो होता है वो जड़ नहीं होता है बल्कि वो तना की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अदरक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से तना कौन सा है? इन चारों में से तना कौन कौन सा है? आलू, प्याज, अदरक, सब्जी। तो बताइए कि तना कौन सा है? तो तना की श्रेणी में आलू भी आता है, प्याज भी आता है, अदरक भी आता है, सभी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, आलू, प्याज, अदरक ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? तना की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कॉफी किस देश के द्वारा भारत में लाया गया था या भारत में आया था? अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका या चीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका के द्वारा कॉफी हमारे देश में आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रमुख चित्रकला है? तो हर राज्य का अलग अलग वैभव होता है, उसके अलग अलग जो फेमस पेंटिंग्स होते हैं। उसी प्रकार से मधुबनी भी क्या है? पेंटिंग्स है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग्स है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की अगर हम पेंटिंग की बात करें तो उड़ीसा की फेमस पेंटिंग कौन सी होती है? पट्टचित्र होता है। क्या होता है? पट्टचित्र उड़ीसा की फेमस है। बिहार, मधुबनी बिहार की फेमस पेंटिंग है, प्रमुख चित्रकला मधुबनी है बिहार की। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हम आपको बेसिक बता रहे हैं उसको भी बिल्कुल याद करेंगे। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला कौन सी होती है? कावड़। क्या होती है? कावड़ राजस्थान की प्रमुख चित्रकला। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की प्रमुख चित्रकला क्या है? वर्ली। वर्ली महाराष्ट्र की प्रमुख चित्रकला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कितने साल तक लगातार एक ही जगह रहने के बाद कानून ये अधिकार देता है कि उस जगह पर जो चाहे वो उगा सकता है, उसे हटाया नहीं जा सकता है। जंगलों में जो आदिवासी वगैरह रहते हैं, उनका समुदाय जो रहता है, तो कानून 2007 के अनुसार अगर वो एक ही जगह पर कई वर्षों तक लगातार रहते हैं तो कानून भी उसको वहां पर
से नहीं हटा सकता है, वो वहां पर जो चाहे जिस प्रकार की खेती कर सकता है। तो कितने वर्षों तक? 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 35 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्षों तक अगर वो लगातार रहे तो उसे वहां से नहीं हटाया जा सकता है, जंगल अधिकार 2007 के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24। निम्न में से किस कारण जंगल खत्म हो रहा है? जंगल किस कारण खत्म हो रहा है? पहला, बांधों के निर्माण के कारण, खानों की खुदाई के कारण, पेड़ों की कटाई के कारण, या सभी? तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जंगलों के खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बांधों का निर्माण, खानों की खुदाई, पेड़ों की कटाई, सभी है। इन सभी के कारण जंगल क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, खारे जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? खारे जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद, जलोद्भिद, समोद्भिद या लवणोद्भिद? देखिए, मरुद्भिद का मतलब क्या होता है? जो मरुस्थली भूमि पर जो पौधे उगते हैं, मरुस्थली भूमि पर। तो मरुस्थली भूमि पर उगने वाले पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। जलोद्भिद, जहां पर अधिक जल, जहां पर तालाब वगैरह में जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? जलोद्भिद कहा जाता है। और जो राजस्थान मतलब क्या, बालुई जमीन पर जो होते हैं वो मरुस्थली, जैसे कैक्टस वगैरह होता है। अगर समोद्भिद की बात करें तो जो भी साधारण रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं, सामान्य पौधे जिसे कहा जाता है, ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं सामान्य पौधे, ये सारे क्या कहलाते हैं? समोद्भिद कहलाते हैं। और खारे जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? लवणोद्भिद कहा जाता है। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था ईवीएस का। ईवीएस का 3 to 5 तक टोटल क्वेश्चंस कलेक्शन हो, लगभग एक उम्मीद रखते हैं कि 200 क्वेश्चंस कलेक्शन होंगे और 200 का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से अगर 200 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ईवीएस का कोई भी प्रश्न आपके बिल्कुल परे नहीं जाएगा। तो आज के लिए हमारे ईवीएस का फर्स्ट वीडियो था। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत जोरदार क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस इजी थे और ज्यादातर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम टाइप का रखा था और एक दो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट भी कर दिया था। तो सबका कलेक्शन एक साथ था और ये आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक से ही है, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।